नमस्कार दोस्तों, चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं अपनी लिखी कहानी वापसी। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई मेल नहीं होता है, पर ये बेमेल रिश्ते कभी कभी इतने गहरे होते हैं कि इनमें आई तनिक सी दूरी भी रिश्ते से जुड़े दोनों लोगों को बेचैन कर देती है। कुछ ऐसा ही ताना बाना लिए हुए है मेरी यह कहानी। तो आइए सुनते हैं कहानी वापसी। पूर्णिमा जी लेटी हुई थी। सामने टीवी चल रहा था। उनकी निगाहें टीवी पर थीं, किंतु ध्यान कहीं और था। वे खोई थीं रमिया के ख्यालों में। उसकी अनुपस्थिति में घर में सन्नाटा था, जो पूर्णिमा जी के अकेलेपन को और भी गहरा कर रहा था। रमिया पिछले 3 वर्षों से उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। उसके चले जाने से उनकी जिंदगी का सूनापन उन्हें फिर अपने में समेट रहा था। प्रतिदिन उन्हें इंतजार था रमिया के लौटने का, पर उनका यह इंतजार लंबा होता गया था। उनका यह इंतजार खत्म होगा या नहीं, ये वे नहीं जानती थी। पूर्णिमा जी एक महाविद्यालय में प्राचार्य हैं। उनके पति विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वे एक सुलझे हुए सुसंस्कृत व्यक्ति थे। पूर्णिमा जी और उनके पति एक दूसरे के पूरक थे। 2 बेटे हैं उनके, जो अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। दोनों को नौकरी अपने शहर से दूर शहरों में मिली थी। दोनों के विवाह हो चुके हैं और अपने परिवारों के साथ खुश हैं वे। बड़ा सुव्यवस्थित था पूर्णिमा जी का जीवन। समृद्धि और शांति दोनों थे उनके जीवन में। बेटे और बहुएं आदर देते थे और पति थे उनके अंतरंग मित्र और मार्गदर्शक। हंसती महकती चल रही थी उनकी जिंदगी, किंतु एक दिन समय चक्र ने आघात किया उन पर और उनकी जिंदगी थम सी गई। 5-6 माह तक बीमार रहने के बाद उनके पति उनका साथ छोड़ गए। पूर्णिमा जी एकाकी रह गईं। एक ठहराव सा आ गया उनके जीवन में, पर कब तक? धीरे धीरे वे पुनः चल पड़ी जीवन पथ पर। अब उनका अधिकतर समय महाविद्यालय में ही गुजरता। फिर भी पति के न रहने से जीवन में आई रिक्तता और सूनापन उन्हें विकल कर देते थे। ऐसे में उनके संपर्क में आई रमिया। रमिया को तलाश थी एक कमरे की, और पूर्णिमा जी के बंगले के पीछे बना सर्वेंट्स क्वार्टर खाली था। रमिया पूर्णिमा जी को बातचीत से ठीक लगी, सो उन्होंने रमिया को सर्वेंट्स क्वार्टर में रहने की इजाजत दे दी। रमिया महाविद्यालय की ही एक प्रवक्ता के घर पर बर्तन झाड़ू पोछे आदि का काम करती थी। रमिया पास ही के एक गांव की रहने वाली थी। भरा पूरा परिवार था उसका। गांव में मेहनत मजदूरी कर चैन की जिंदगी बसर कर रही थी वह। पर एक दिन अचानक ही उसका छोटा बेटा 10 बरस की उम्र में चल बसा। पेड़ पर से जो गिरा वह तो फिर उठा ही नहीं। रमिया विक्षिप्त सी हो गई। गांव से उसका मन उचट गया। वह शहर चली आई अपनी मां के पास, जो यहां दिहाड़ी मजदूरी करती थी। आई तो थी वह यहां कुछ ही दिनों के लिए, पर फिर यहीं की होकर रह गई। वह भी यहीं मां के साथ काम करने लगी। कुछ दिनों में जब पैसे इकट्ठे हो जाते तब वह अपने गांव जाती, कुछ दिन रहती और फिर वापस आ जाती। उसके पीछे घर और बच्चों को संभाला उसके पति और बड़ी बेटी ने। धीरे धीरे उसने सभी बेटे बेटियों के शादी ब्याह कर दिए। अब सब बाल बच्चे वाले हैं। एक बेटा और एक बेटी शहर में ही है। एक बेटा गांव में है और अपने पिता का सहारा है। रमिया ने बहुत चाहा कि उसका पति भी उसके साथ ही
अब शहर में रहे, पर वह राजी नहीं हुआ। सो न रम्या ने शहर छोड़ा और न ही उसके पति ने गांव। पर प्रेम उनमें आज भी पहले सा ही है। रम्या के आ जाने से पूर्णिमा जी का एकाकीपन बहुत कम हो गया। यूं पूर्णिमा जी और रम्या का कोई मेल नहीं था। सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्तर पर उनमें कोई साम्य ही नहीं था। समानता थी तो बस एक कि दोनों ही एकाकी थी। पूर्णिमा जी के पति रहे नहीं और रम्या का पति साथ नहीं रहता था। रहे बच्चे तो सबका अपना परिवार था और सब अपने में मगन थे। पूर्णिमा जी और रम्या दोनों ही उम्र के उस पड़ाव पर थीं जब शायद एक साथी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, और यही वजह थी उनके मेल की। दिन भर तो पूर्णिमा जी महाविद्यालय में व्यस्त रहती और रम्या अपने काम में। वह 2-3 घरों में बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछे का काम करती थी। सुबह और शाम का उनका समय साथ गुजरता था। पूर्णिमा जी सुबह जल्दी उठती और स्वयं ही चाय बनाती और फिर पीछे जाकर रम्या को आवाज देती। दोनों साथ बैठ चाय पीते। सुबह चाय के बाद रम्या पूर्णिमा जी के घर की सफाई करती, उनका बिस्तर ठीक करती, घर को व्यवस्थित कर देती, बर्तन भी साफ कर देती। फिर नहाने धोने अपने कमरे पर आ जाती। पूर्णिमा जी भी स्नान पूजा में व्यस्त हो जाती। इस बीच खाना बनाने वाली आकर नाश्ता तैयार कर देती थी। पूर्णिमा जी रम्या को आवाज देती, वह आ जाती तो दोनों साथ ही नाश्ता करती। पूर्णिमा जी मेज कुर्सी पर होती थीं और रम्या फर्श पर। पूर्णिमा जी पढ़ रही होती अखबार और सुनाती जाती खबरें रम्या को, जो उन्हें लगता कि रम्या की समझ में आ जाएंगी। मसलन आज फला नेता आ रहे हैं, आज कहाँ दुर्घटना हो गई, कहाँ चेन खींच ली गई किसी महिला की, आदि आदि। इस अखबार वाचन से रम्या को दुनिया की काफी खबर रहती थी। इसके बाद पूर्णिमा जी महाविद्यालय के लिए तैयार होती और रम्या भी अपने काम पर निकलने की तैयारी करती। शाम लगभग 4 बजे रम्या वापस आती। थोड़ी देर बाद खाना बनाने वाली आ जाती। वह शाम के खाने का प्रबंध करती और चाय नाश्ता तैयार करती। 5 बजे तक पूर्णिमा जी भी घर आ जाती। जैसे ही उनकी गाड़ी गेट पर रुकती, रम्या दौड़कर पहुंच जाती, गेट खोलती, गाड़ी अंदर आ जाती। पूर्णिमा जी का सब सामान लेकर रम्या अंदर आती और उन्हें यथास्थान रखती। उसे मालूम था किताबें कहाँ रखनी हैं, फाइल्स कहाँ होंगी और पर्स कहाँ होगा। पूर्णिमा जी फ्रेश होकर चाय पीने बाहर वरांडे में बैठती। रम्या भी चाय ले पास ही जमीन पर बैठ जाती। पूर्णिमा जी चाय पीते पीते दिन भर कॉलेज में क्या हुआ सब रम्या को बताती। रम्या अपनी बुद्धि के अनुसार समझती और बीच बीच में प्रश्न भी करती। कुछ कुछ बातों में तो सुझाव भी प्रस्तुत करती। कभी कभी तो उसके प्रश्न व सुझाव इतने बेतुके होते थे कि पूर्णिमा जी खिलखिलाकर हंस पड़ती। रम्या भी उनका साथ देती। चाय के बाद रम्या अपने कमरे पर आ जाती और पूर्णिमा जी आराम करती। थोड़ी देर बाद पूर्णिमा जी टीवी चला देती। टीवी की आवाज सुन रम्या आ जाती। यह वक्त होता था पूर्णिमा जी की सेवा का। रम्या पूर्णिमा जी के बदन की मालिश करती, सिर में तेल डालती। वे बातें करती रहती। पूर्णिमा जी पति की याद करती, बेटे बहुओं की बातें करती। रम्या भी अपने पति और बच्चों की बातें करती। पर जब टीवी पर कोई अच्छा कार्यक्रम आ रहा होता तब बातें नहीं होती थी, और जब समाचार आते तो रम्या को बिल्कुल भी ना बोलने की हिदायत थी।
टीवी देखने के बाद खाना होता और फिर थोड़ा टहलने के बाद पूर्णिमा जी सोने के लिए लेट जाती। इस बीच रम्या खाने की मेज साफ करती, बची चीजों को समेटती और थोड़ी देर पूर्णिमा जी के पास बैठती। फिर वह भी अपने कमरे पर चली जाती सोने के लिए। रम्या के आने से पूर्णिमा जी की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उन्होंने कभी रम्या को नौकर नहीं समझा और रम्या ने भी कभी अपनी सीमा नहीं पार की। दोनों की नोक झोंक खूब होती थी और कभी कभी अबोला भी हो जाता था, पर फिर सब सामान्य हो जाता था। उनके बीच समस्या का बस एक ही कारण होता था, रम्या का कहीं जाना। रम्या अपने पति के पास गांव भी जाती तो पूर्णिमा जी यही चाहती कि बस वह 1-2 रोज में लौट आए। यूं पूर्णिमा जी के पास ना तो काम करने वालों की कमी थी और ना ही कोई डर था। रम्या के न रहने पर कॉलेज का चपरासी रात में सोने आ जाता था, पर रम्या के जाने से पूर्णिमा जी को घर का अकेलापन काटते दौड़ता। इसी खालीपन से बचने के लिए वह चाहती थी कि रम्या कहीं ना जाए, पर रम्या को लगता कि यह उसकी आजादी का हनन था। स्वयं पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहती थी वह। पूर्णिमा जी की बहुएं, बेटे व बच्चे छुट्टियों और तीज त्योहारों में आते रहते थे। तब रम्या का काम बढ़ जाता, पर रम्या सब हंसी खुशी करती। प्रेम से उससे कुछ भी करा लो। फिर उसे भी तो बच्चों के आने से घर में हुई रौनक अच्छी लगती थी। पूर्णिमा जी की दोनों बहुएं अच्छी थी स्वभाव से, पर बड़ी बहू कुछ दर्प वाली थी। बड़े घर की बेटी थी, संस्कारों की बात है। वह रम्या को एक नौकर से अधिक कुछ नहीं समझती थी। उसकी यह बात रम्या को तनिक न भाती। इस पर दीपावली में पूर्णिमा जी के बहुएं और बच्चे घर आ रहे थे। रम्या घर जाना चाहती थी अपने पति के पास, और पूर्णिमा जी चाहती थी कि वह इस वक्त ना जाए। अंततः यह तय हुआ कि छोटी दीपावली के दिन गांव जाकर दीपावली के अगले दिन सुबह ही रम्या वापस आ जाएगी। रम्या ने ऐसा ही किया। गांव से वापस आकर वो पूर्णिमा जी के घर पर काम निपटा ही रही थी कि किसी से पता चला कि उसकी बेटी की, जो कि शहर में ही रहती थी, तबीयत बहुत खराब थी और वह अस्पताल में थी। रम्या परेशान हो उठी। पूर्णिमा जी घर पर नहीं थी, कुछ काम से बाहर निकली थी। छोटी बहू को अपनी बेटी की बीमारी की बात बता रम्या अस्पताल चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी को ग्लूकोज चढ़ रहा था। चेहरा एकदम निस्तेज पड़ गया था। दरअसल इसे हैजा हो गया था। शरीर में पानी की कमी हो गई थी। अस्पताल लाने में देर कर दी गई थी। जान के लाले पड़ गए थे, पर अब स्थिति काबू में थी। रम्या के आ जाने से उसके दामाद को सहारा हो गया। दिन भर रम्या अस्पताल में रही। शाम बेटी के घर जाकर बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर फिर अस्पताल आ गई। अपने दामाद से उसने पूर्णिमा जी के घर पर सारी स्थिति कहलवा दी और अगले दिन सुबह आने को कहलवाया। सुबह तक उसकी बेटी की हालत में काफी सुधार आ गया था। सो सुबह रम्या भागी भागी घर आई। घर आकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो वह पूर्णिमा जी के घर आ गई। दिन भर रात भर की मेहनत से वह बहुत थक चुकी थी और थोड़ा आराम करना चाहती थी, पर वह बैठी नहीं कि बहू बच्चों के काम का हर्ष हो रहा था। रम्या जब पूर्णिमा जी के पास पहुंची तो 9:30 बज रहे थे। पूर्णिमा जी कॉलेज जाने को तैयार थीं। यूं तो आज छुट्टी थी, पर उन्हें कुछ आवश्यक कार्य से कॉलेज जाना था। रम्या को देखते ही तेज स्वर में बोली वे, क्यों रम्या, कहाँ रह गई थी तू? कितना कहा था तुझसे कि बच्चे आए तो कहीं जाया ना कर, पर तू तो कुछ सुनती ही नहीं है। रम्या बोली, भाई साहब,
हमारी बिटिया अस्पताल में भर्ती है, कल कहलवा तो दिए थे। रमिया पूर्णिमा जी को बाई साहब ही कहती थी। पूर्णिमा जी कुछ बोलती कि उनकी बड़ी बहू आ गई। अरे खूब जानती हूं मैं तुम लोगों के बहाने, जरा सा काम क्या बढ़ा, जी चुराने लगी। पहले गांव चली गई और अब बेटी की सेवा हो रही है। यहां का तो कुछ ख्याल ही नहीं है। क्या कह रही हो बहू? रमिया ने प्रतिवाद किया। भाई साहब, आप ही बतावें, का हम मुंह चुरावत हैं काम से, का हम बहाना बनावत हैं? अरे मम्मी क्या कहेंगी? बड़ी बहू गर्जी। उनकी सिधाई का ही तो फायदा उठाती हो तुम, सिर पर चढ़ गई हो। ये तो मम्मी हैं जो तुम्हें बर्दाश्त कर रही हैं। मैं होती तो तुम्हारी कब की छुट्टी हो गई होती। रमिया से और सहन ना हो सका। आंखें भर आई उसकी, गला रूंध गया। दुख तो उसे इस बात का हुआ कि भाई साहब कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं रोका उन्होंने बहू को? रमिया की निष्ठा पर बहू संदेह करे तो करे, पर भाई साहब तो जानती हैं उसे। बहुत अपमानित महसूस किया रमिया ने खुद को। कहाँ तो वह सोच रही थी कि भाई साहब उसके दुख में सहानुभूति के दो शब्द तो कहेंगे, कहाँ यह अपमान? उसके मन पर चोट लगी थी। दुख मिश्रित नाराजगी जाहिर की उसने। ठीक है बहू, हम ही छुट्टी कर लेते हैं, काम की हमें भी कोई कमी नहीं है। और रमिया उठकर चली आई। पूर्णिमा जी ने उसे नहीं रोका। वह कॉलेज चली गई। शायद उन्होंने सोचा कि अक्सर ही रमिया चले जाने की बात करती थी, लेकिन आज तक वह कहीं गई नहीं। पर आज रमिया का हृदय आहत हुआ था। उसके सम्मान को ठेस पहुंची थी और इसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पूर्णिमा जी के घर से निकलकर रमिया ने रिक्शा बुलाया और अपना जो थोड़ा बहुत सामान था लेकर वह चली गई। रिक्शा धीरे धीरे गेट से बाहर निकल गया। बड़ी बहू हतप्रभ हो रमिया को जाते हुए देखती रही। शाम पूर्णिमा जी लौटी तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रमिया सचमुच चली गई, पर वह जा चुकी थी। पूर्णिमा जी का मन बहुत उदास था, फिर भी उन्होंने तसल्ली दी खुद को। जाएगी कहाँ, 2-4 रोज में लौट ही आएगी। पर नहीं, रमिया भी स्वाभिमानी थी। वह जो गई तो फिर नहीं लौटी। रमिया उन लोगों में थी जिन्हें मान से दो तो विष भी पी जाएं, पर अपमान युक्त अमृत को मुंह भी न लगाएं। रमिया वहीं एक कोठरी किराए पर लेकर रहने लगी। बड़ी तकलीफ होती थी इस कोठरी में, पैसे भी देने पड़ रहे थे। पर तमाम परेशानियों के बावजूद वह पूर्णिमा जी के बुलावे के बाद भी उनके घर वापस नहीं गई। रमिया रूठी जरूर थी पूर्णिमा जी से, पर उनका हाल चाल जानने को वह हमेशा उत्सुक रहती। उधर पूर्णिमा जी के मन से भी रमिया हटी नहीं थी। नेह की जो डोर उन्हें पास लाई थी, उनके दूर होने के बाद भी वह टूटी नहीं थी। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन रमिया को पता लगा कि पूर्णिमा जी को दिल का दौरा पड़ा है और वे अस्पताल में थीं। खबर पाकर उनके बेटे और बहुएं आ गए थे। रमिया पूर्णिमा जी की बीमारी की बात सुन बेचैन हो उठी। भागी भागी अस्पताल पहुंची वह। जब तक पूर्णिमा जी अस्पताल में रहीं, रमिया रोज जाती रही उनके पास। 10 रोज बाद जब पूर्णिमा जी घर लौटी तो उन्हें 2 महीने तक बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। अब समस्या थी कि कौन रहे उनके पास।
वे अभी लंबा सफ़र करने की स्थिति में नहीं थीं और बहुएं रुक नहीं सकती थीं क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं सिर पर थीं। ऐसे में रमिया ने किया समस्या का समाधान। वह बोली, भाई साहब, आप नाहक परेशान होते हैं, हम हैं ना, हम रहेंगे आपके पास। पूर्णिमा जी चकित थी। यह वही रमिया है जो लाख बुलाने पर भी नहीं आई और आज स्वयं ही रहने को तैयार है। बड़ी सेवा की रमिया ने पूर्णिमा जी की। अपने सभी काम छोड़ दिए उसने और दिन रात पूर्णिमा जी के पास ही रही। रमिया के रूप में पूर्णिमा जी को वह साथी मिल गया था जिससे वे अपने सुख दुख साझा कर सकती थीं, जिसके साथ वे अपने अतीत को फिर से जीवंत बना सकती थीं, वर्तमान बांट सकती थीं। यही वजह थी रमिया से उनकी अंतरंगता की। और अब इस बीमारी में रमिया का साथ उनके लिए रामबाण साबित हुआ। 2 माह की मेडिकल लीव में पूर्णिमा जी ने काफ़ी स्वास्थ्य लाभ कर लिया था। डॉक्टर की सलाह से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। जिंदगी फिर एक नियमित रूटीन पर चल पड़ी। कॉलेज वे अब कम समय के लिए जाती थी। अधिकतर काम वे घर पर ही निपटाती। उधर जब रमिया को लगा कि पूर्णिमा जी अब स्वस्थ हो गई हैं, तो वह सोचने लगी कि क्या करेगी अब वह यहां रुककर। पूर्णिमा जी से उसे कोई शिकायत नहीं थी, पर बीती बातें उसे परेशान कर रही थीं। कई दिन तो वह निर्णय अनिर्णय की स्थिति में रही, पर अंततः उसने फैसला कर लिया। पूर्णिमा जी को अब उसके सहारे की जरूरत नहीं थी, सो अब उसे चले ही जाना चाहिए। पर जाने की बात वह पूर्णिमा जी से कह नहीं पा रही थी। पूर्णिमा जी तो जैसे मानी बैठी थी कि अब रमिया आ गई है कभी ना जाने के लिए। पर एक दिन आखिर रमिया ने हिम्मत जुटा ही ली। पूर्णिमा जी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी जब रमिया ने भूमिका बनानी शुरू की। भाई साहब, अब तो आप ठीक हैं? हाँ, ठीक तो हूं, पर यह तू पूछ क्यों रही है? रमिया का आशय वह समझ नहीं पाई थी। हम सोचत हैं कि अब हम अपने घर लौट जाएं। बालों में कंघी फिराते पूर्णिमा जी के हाथ रुके। कुछ अनचाहा सुनने के भाव अंकित थे उनके चेहरे पर। एक भरपूर निगाह डाली उन्होंने रमिया पर और बोली, तो तू जाना चाहती है? बड़ा धीमा था उनका स्वर। ठीक है, जा, चली जा तू। तू क्या सोचती है कि मैं अकेले रह नहीं पाऊंगी? रह लूंगी और खूब अच्छी तरह रहूंगी मैं। उनका स्वर धीरे धीरे तेज हो गया था। बालों में कंघी फिराते उनके हाथ तेज चलने लगे थे। तूने सोच लिया है तो तू जाएगी ही। फिर तुझे रोकने वाली मैं होती कौन हूं? क्या रिश्ता है मेरा तुझसे? पूर्णिमा जी बोलती जा रही थी और अपनी तैयारी करती जा रही थी। अलमारी से कुछ रुपए निकाले उन्होंने और धर दिए रमिया के हाथ पर। ले जा, काम आएंगे। बड़ी सेवा की है ना तूने मेरी। कभी बीमारी की खबर पाना तो फिर आ जाना बेचारी बाई साहब की सेवा करने। कहते कहते पूर्णिमा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया था। अश्रु पूरित नेत्र लिए वे कॉलेज के लिए निकल गईं। रमिया पत्थर से ठगी खड़ी देखती रह गई उन्हें। पूर्णिमा जी का मन कॉलेज में नहीं लग रहा था। कुछ जरूरी काम ही निपटाए उन्होंने। मन बड़ा उद्विग्न था। घर जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। और दिनों की अपेक्षा काफी देर से निकली वे कॉलेज से घर के लिए। मन ही मन घर पर
रम्या के जाने से आए सूनेपन की कल्पना मात्र ही उन्हें बेचैन कर रही थी। विचारों में खोई पूर्णिमा जी को पता ही न लगा कि कब उनकी गाड़ी अपने घर के गेट तक पहुंच गई थी। गेट पर हमेशा की तरह रम्या को प्रतीक्षारत पा उन्हें हर्ष मिश्रित आश्चर्य हुआ। रम्या ने गेट खोला, गाड़ी अंदर आ गई तो हमेशा की तरह रम्या पूर्णिमा जी का सामान लेने के लिए आगे बढ़ी। पूर्णिमा जी बोली, गई नहीं अभी तक तू? कहाँ है, तू चले जाए। कैसी बातें कर रही है रम्या तू? भला मैं तुझे जाने को क्यों कहूंगी? अरे पगली, मेरे मन की बात तू नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? तो ठीक है, नहीं जाएंगे। बड़े भोलेपन से बोली रम्या। फैसला कर लिए हम, जब तक जिंदगी है आपकी सेवा करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, बस अपने आदमी से मिले जाए की मोहलत कभी कभी दे दिया करिए। कहते हुए रम्या पूर्णिमा जी का सामान गाड़ी से निकालने लगी। पूर्णिमा जी हतप्रभ सी एकटक रम्या को देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर अंकित मन का तनाव घुलता जा रहा था और उसकी जगह दिखाई पड़ रहा था एक अजब सा सुकून। उनकी आंखों में मोती झिलमिला आए थे और होठों पर थी एक सरल मुस्कान। तो यह थी मेरी कहानी वापसी। आशा है पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।